इसको ध्यान नहीं दिए थे, है ना। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, अब बीपीएससी ऑप्शन दिया ओपियम मतलब अफीम, सिल्क, है ना, रेशम और कपास, ऐसा करके ऑप्शन दिया, और एक ऑप्शन दिया एक से ज्यादा, सब। अच्छा कर दे रहे हैं। बेसिकली जो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि त्रिपक्षीय जो व्यापार हो रहा है, जिसको ट्राइलिटरल ट्रेड बोल रहे हैं एंशियंट टाइम में, मतलब मॉडर्न से थोड़ा सा पहले, तो यहां 3 राज्य है, मतलब 3 देश है, चाइना, इंडिया और ब्रिटेन। तीनों के बीच में मतलब ट्रायंगुलर ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है, लेकिन तीनों में क्या पॉसिबल है कि एक ही आइटम का ट्रेड होगा? क्योंकि उस समय तो बार्टर भी चल रहा था। तो चाइना का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, यहां पे कुछ अलग चीजों की व्यवस्था होगी, यहां पे कुछ और होगा, और यहां पे और जो इसको चाहिए इससे ले लेगा, इसको जो चाहिए इससे भी लेगा, इससे भी लेगा, और ऐसे करके एक ट्रायंगुलर ट्रेड बनेगा। भारत कपास भेजता था ब्रिटेन, भारत चाइना से सिल्क लेता था, रेशम, और चाइना रेशम कहां भेजता था? ब्रिटेन भी भेजता था, ठीक है ना। और बात रह गया अफीम का, जिसको आप बोलते हैं ओपियम, तो चाइना में सबसे ज्यादा होता था अफीम, अफीम भारत भी लेता था उससे, और अफीम ब्रिटेन। अभी क्या अफीम का खेती नहीं होता क्या भारत में? ओनली फॉर मेडिसिनल यूज। अरे आप पोस्ता खाते हैं ना, वही पोस्ता अफीम है। पोस्ता के जो पौधा होता है ना, उसको पहले तो लाइसेंस से उगाया जाता है, और अफीम क्या है, पोस्ता के पौधे में एक ब्लेड मार देते हैं हम लोग, तो उसका जो दूध निकलता है ना, वो जम जाता है उसके तने में, उसको निकालते हैं, उससे बनता है अफीम। तो पोस्ता का चटनी कौन नहीं खाया है? तो पोस्ता जब खा रहे हैं तो भाई कहीं ना कहीं तो हो ही गया ना। पोस्ता का खेत अलोट होता है क्या? अरे सरसों के जैसा दाना नहीं रहता, व्हाइट व्हाइट, है ना। तो अब एक चीज समझिए, जितना भी ड्रग्स वगैरह होता है ना, उसमें यूज होता है इसका, और जितना भी आप देखिएगा कि जो बेहोशी वाला दवा होता है, या जितना भी जो डिप्रेशन का पेशेंट होता है ना, जिसको डॉक्टर नींद बोलता है लेने के लिए, वैसे वैसे दवाओं में उसका यूज होता है, ताकि आपका दिमाग को क्या करे, थोड़ा सा मतलब सेंस उसका सेंसलेस उसको कर दे, ताकि आपको नींद बहुत ज्यादा आए, है ना। तो ये सारा चीज है। अब इसका ऑप्शन दिया है क्या, बीपीएससी दिया है ओपियम, अफीम दिया है इसका आंसर। अब जो त्रिपक्षीय, अब जैसे आज के बाद आपको भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर क्या बताएं, कॉटन भी होता था, कपास भी, रेशम भी, और ये भी है, सारा कुछ है ना। तो जब सारा कुछ है, तो आप इस चीज को एकदम समझिए कि पॉसिबिलिटी क्या क्या हो पा रहा है उस समय का। अब बीपीएससी अपने हिसाब से आंसर दिया, अब वो बोल रहा है कि नहीं ज्यादातर मात्रा में ये हो रहा है। भाई साहब आप कैसे कैलकुलेट किए कि ज्यादातर मात्रा में होता है? हम कपास लेंगे, 1 केजी कपास से 200 ग्राम का कपड़ा बन जाएगा। 1 केजी अफीम थोड़े लेंगे यार, 1 केजी अफीम में पूरा माहौल पूरा धुआं धुआं हो जाएगा, समझ रहे ना, पूरा एकदम कॉलोनी। तो आप इसका क्वांटिटी का अनुमान कैसे लगाते हैं? तो ये सारी चीजें हैं, तो ऐसा हो सकता है क्वेश्चन, तो इसके लिए बहुत ज्यादा हम लोग को विवादास्पद नहीं रहना है। आप आराम से इसको रखिए। आप फॉलो कौन सा किताब कर रहे हैं? थोड़ा सा अपग्रेड कीजिए अपने आप को, ठीक है ना। क्या हम आपको बता रहे हैं, आप लूसेंट हिस्ट्री के लिए पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप इसको पढ़िए, जरूरी है। अरे लड़ने से बात नहीं ना, हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना। एक चीज सुनिए, हम लोगों का सिंपल सा जो माइंडसेट है ना, रिजल्ट को लेकर, हम लोग को लगता है कि ये पढ़ लेंगे, इतना पेज में से 10 क्वेश्चन आ जाएगा। ये माइंडसेट से निकाल दीजिए। आप जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं, 10 गो किताब पढ़ने से अच्छा एक ऑथेंटिक किताब रखिए। कुछ लोग जो है इधर भाई लोग पढ़ते हैं, मतलब वो स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं। अब जितना मोटा आपका इसमें सब कुछ दिया हुआ है ना लूसेंट में, उतना खाली मॉडर्न दिया हुआ है स्पेक्ट्रम में, इतना मोटा किताब है, तो उतना ज्यादा भी नहीं पढ़ना है। आप कुछ कुछ टॉपिक्स उसमें अच्छा से पढ़ सकते हैं। जैसे अभी जो इमरजेंस है ना, एक वीडियो हम 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा का बनाएंगे, 1-2 दिन या संडे को हम फ्री रहेंगे, तो यहीं पे हम डालेंगे आपके चैनल पे, इमरजेंस ऑफ बंगाल, और उसमें पूरा का पूरा कहानी बताएंगे, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है ना, बहुत लोग को इसमें प्रॉब्लम रहता है, ठीक है ना।
और इसमें बनाएंगे, और कुछ कुछ कल्चरल अप्रोच का भी। आप क्वेश्चन एक चीज और देखिएगा, हिस्ट्री में कल्चर का भी एक दो क्वेश्चन डाला हुआ है। 11th 12th वाले जो भी है ना, सोशल साइंस बैकग्राउंड से जो भी हैं, हिस्ट्री वाले, आपको हम एकदम 100% बोल रहे हैं कि कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपका आर्ट एंड कल्चर से रहेगा। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ मॉडर्न पढ़ के हम चले गए और मॉडर्न में 10 क्वेश्चन आया। 10 क्वेश्चन में आपका 8 से ज्यादा सही नहीं होगा। बीपीएससी जब देते थे ना, तो उस समय 34-35 क्वेश्चन पूछता था हिस्ट्री से, और 34-35 क्वेश्चन में मेरा 32-33 सही रहता था। समझ पा रहे हैं? और उसके बाद भी बहुत बार तो ऐसा हुआ कि 30 में 30 सही है, एक आध आंसर ऊपर नीचे क्वेश्चन हटा दिया तो गलत हो गया। तो हम लोग को यही लगता था कि हम लोग तो बहुत एकदम क्या है, मास्टरी हासिल कर लिए। नहीं, सेम चीज जब दूसरे एग्जाम में आप बैठेंगे ना, वही 10 क्वेश्चन हिस्ट्री का हिलेगा नहीं आपसे। तो आप इस चीज को समझिए, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हर मतलब अलग अलग फील्ड का अलग अलग है। आप मॉडर्न का हिस्ट्री का क्वेश्चन बनाइए ना यूपीएससी का, क्वेश्चन पढ़ने में 5 मिनट लगेगा आपको, 5 मिनट उसके बाद 2 मिनट प्रोसेस करने में कि भाई साहब ये पूछ क्या रहा है। ये सब चीज तो पूछे नहीं। यूपीएससी का जब पीटी होता है ना, आपको हम रियलिटी बता रहे, जब हम दिल्ली में थे यूपीएससी पीटी देकर आए, जिससे हिस्ट्री ऑप्शनल का क्लास व्लास हो रहा था ना, भाई साहब उन लोग मोबाइल ऑफ कर लेता था कि बच्चा फोन करके पूछ ना दे इसका आंसर। और 2 दिन के बाद ये लोग पूरी तरीके से रिसर्च वगैरह करके तब जाके आंसर अपलोड करता था। और टीचर लोग डायरेक्टली फ्रैंकली बोलता था कि यार देखो, उस समय क्या होता है ना, इंप्रेशन खराब हो जाता है, क्योंकि जो भी यूपीएससी पूछता है ना, वो ज्यादातर क्वेश्चन जो रहता है, जो साउथ या संगम लिटरेचर से पूछा है, कहीं से पूछा, वो वन लाइनर टाइप का, वो कहीं मिलेगा ही नहीं आपको। आप नेट पे सर्च कीजिए, तो उसका पढ़ने का तरीका अलग है। आप इधर स्पेक्ट्रम पे स्पेक्ट्रम पढ़े जा रहे हैं मॉडर्न के लिए। पिछले बार यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछा है मॉडर्न से, जो कि 12-13 पूछता था। 2 साल से मुगल पूछ ही नहीं रहा है, मेडिएवल पूछ ही नहीं रहा है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप छोड़ दें। दूसरी चीज, आप अगर एनालाइज कीजिएगा ना, तो एक दो चीज और बता रहे, क्योंकि ये भी जरूरी है। हम पढ़ाते जा रहे हैं, आप रिवीजन कर रहे हो, क्वेश्चन का पैटर्न अगर चेंज हो गया तो फिर प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे आप। आपको लग रहा है कि हम तो मेहनत पूरा किए हैं, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा। जहां जहां पे भी अभी एग्जाम हुआ है ना, आप देखिएगा यूपीएससी का भी ट्रेंड देखिएगा, बीपीएससी का भी ट्रेंड देखिएगा, तो थोड़ा सा इन लोग शिफ्ट हुआ है हिंदू राज्य की तरफ। आप अगर एनालाइज किए होंगे, अगर सच से अच्छे से किए होंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि विजयनगर साम्राज्य, राजपूताना, इन सब से क्वेश्चन का वेटेज थोड़ा सा बढ़ा है, मुगल से थोड़ा सा। दैट इज सिंपली सिग्निफाइंग दैट इट इज जस्ट स्विचिंग द मोड ऑफ योर एजुकेशन। क्लास 12th के एनसीईआरटी से मुगल का चैप्टर हटा दिया सीबीएसई। समझ पा रहे हैं आप? अब जब मुगल का टॉपिक हटा दिया है, तो थोड़ा सा तो विस्तृत करने का जरूरत है ना विजयनगर साम्राज्य को। तो हिंदू डोमिनेंसी, हिंदू पॉलिटिक्स की तरफ क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, और यही चीज हो रहा है आपके यूपीएससी में भी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पीटी में हो रहा है। तो अब आप मुगल 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 पे ज्यादा वेटेज देते चले जाइएगा, और क्वेश्चन पूछ दिया संगम लिटरेचर से, विजयनगर साम्राज्य से, आपको लग रहा है सर ये चीज पढ़ाया ही नहीं है, या ये क्वेश्चन तो कभी सुने ही नहीं है। तो ऐसे अवस्था में गलती किसका है? तो आपको थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग मराठा आराम से आधा घंटा में हो जाएगा, लेकिन मराठा हम जिस दिन पढ़ाएंगे ना, हम सोच रहे हैं कि पूरा एकदम डिटेल से आपको लेकर चले। मराठा से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा नहीं है, लेकिन अब की बार एग्जाम में पूछने का संभावना सबसे ज्यादा है। बस एक पूछा है चौथ, और एक सरदेशमुखी पूछा है, ठीक है ना। बहुत सारा उसमें ट्रीटी हुआ है, सलबाई हुआ है, और भी बहुत सारा हुआ है। तो सबको हम लोग को जानना पड़ेगा ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा बंगाल के बारे में पढ़ते हैं कि बंगाल से अच्छा, थोड़ा पहले छोटा छोटा लिख लेते। पहले अवध लिखिए, अवध। अवध, इसका कैपिटल कहां था? अवध का कैपिटल आप बोल सकते हैं लखनऊ, लखनऊ। और आपको एक चीज बात पता चलेगा, आप देखिएगा 1800 देखिए सब एक दूसरे से रिलेटेड है। आप बस एक क्रोनोलॉजी में समझिएगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि वाई इन 1857 रिवोल्ट
बेगम हजरत महल वॉज रिप्रेजेंटिंग लखनऊ, लखनऊ से क्यों कर रही थी, तो उसके पीछे का कारण है, ठीक है ना, और ये कारण स्टार्ट होता है यहां से, तो इसके बारे में थोड़ा लिखिए फिर समझ में आएगा। अवध की स्थापना एक स्वतंत्र राज्य, अवध की स्थापना ब्रैकेट में स्वतंत्र लिख लीजिएगा, स्वतंत्र अवध की स्थापना कब हुई, 1722, 1722 ईस्वी में हुई, 1722 ईस्वी में हुई। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सादत खान, शहादत भी लिख सकते हैं, सादत भी लिख सकते हैं, तीनों में से जो आपको अच्छा लग रहा है लिख लीजिए, सादत खान के द्वारा की गई थी। सादत खान ने, सादत खान ने मुगल बादशाह, मुगल बादशाह शाह आलम, मुगल बादशाह शाह आलम से अलग होकर कि शाह आलम 1722 के आसपास है ना, 1722 के आसपास कौन था, कौन सा, हाँ, इसमें शाह आलम से ही करके मतलब अलग हुआ है, उसी समय शाह आलम के टेरिटरी से अलग होके किया है ये, ठीक है ना, लिख लीजिए इसको, शाह आलम से बगावत करके या अलग होकर की मतलब इसकी स्थापना है ना। उसके बाद लिखिए, इन्होंने अपनी राजधानी की, इन्होंने अपनी राजधानी, इन्होंने अपनी राजधानी लखनऊ को बनाया, इन्होंने अपनी राजधानी लखनऊ को बनाया। इस पर आक्रमण, इस पर लखनऊ पे है ना, लखनऊ पर आक्रमण के लिए, लखनऊ पर आक्रमण के लिए, लखनऊ या अवध जो भी लिखना है लिख लीजिए, आक्रमण के लिए एशिया तथा ईरान का नेपोलियन कहे जाने वाला, के लिए एशिया तथा, एशिया तथा, एशिया तथा ईरान का नेपोलियन कहे जाने वाला, नेपोलियन कहे जाने वाला, इसको बोलते थे नादिर शाह, नादिर शाह ने हमला किया, नादिर शाह ने हमला किया। किंतु, किंतु नादिर शाह, किंतु नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण, किंतु नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए, करने के लिए सादत खान ने प्रेरित किया, सादत खान ने प्रेरित किया। पॉइंट चेंज करके लिखिएगा, प्रेरित किया मतलब समझिए हो क्या रहा है, नादिर शाह भारत आ रहा है ना, नादिर शाह को चाहिए पैसा, नया नया स्वतंत्र अवस्था में कौन आया है, अवध आया है, अवध मुगल से बगावत कर चुका है, अब उसका माइंडसेट ये है नादिर शाह का कि हम भारत में आएंगे, कुछ पैसा इकट्ठा करेंगे जहां पे प्रतिस्पर्धा कम हो, कंपटीशन कम हो,
तो जो नया राज्य बना है वहां पे पैसा बहुत ज्यादा मिल सकता है हमको, और वहां पे हमको ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। तो वो वहां पे आया, लेकिन इन दोनों के बीच में बात हुआ, सादत खान और नादिर शाह का जो चीफ था उसके बीच में, और बोला कि मेरे पास तो ज्यादा कुछ है नहीं, आप ऐसा कीजिए, दिल्ली में जो मुगल शासक है ना, आप उसके पास जाइए, उसके पास मयूर सिंहासन है, कोहिनूर है, ये है वो है, 10 तरह का चीज है, और आप वहां पे, मतलब इसको प्रेरित कर दिया कि वहां पे आपका एकदम मनसा सारा पूरा हो जाएगा, और उसके बाद क्या है, आप वहां पे अगर राज कीजिएगा तो हम तो वैसे ही आपके अधीन आ जाएंगे, है ना, हमको आपका गुलामी मंजूर है। तो नादिर शाह ने क्या किया, नादिर शाह ने दिल्ली पे आक्रमण किया, और दिल्ली पे आक्रमण करने के बाद जब नादिर शाह दिल्ली पे आक्रमण किया, पैसा बहुत सारा लूटा, तो ये खुशी से गया था इसके पास, सादत खान के पास, कि कुछ पैसा तुमको भी दे देंगे, क्योंकि तुम ही हमको प्रेरित किया भाई साहब, तुम्हारे ही मदद से हम वहां पे गए हैं। अब वो जब आ रहा था ना नादिर शाह, इस बात को सिर्फ सुन के कि बेटा अब तो दिल्ली लूट लिया है, अब हमको भी नहीं छोड़ेगा, तो वो क्या किया, आत्महत्या कर लिया सादत खान। समझ रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा इंसिडेंट है। सिर्फ उसका बात सुनकर क्या किया कि अब दिल्ली लूट लिया है, उसके पास करने के लिए कुछ है नहीं, तो अब अवध की तरफ क्यों आ रहा है, क्यों हमको पैसा देगा, तो आएगा तो प्लंडर करेगा, लूट मार करेगा, तो उससे अच्छा है कि मतलब खुद को मार लो, तो वही मार लिया। लिख लीजिए इसको। जब नादिर शाह दिल्ली को लूटने के बाद वापस, जब नादिर शाह, हाँ इसे में लिख लो, जब नादिर शाह दिल्ली को लूटने के बाद वापस सादत खान के पास, दिल्ली को लूटने के बाद सादत खान के पास कुछ धन देने के लिए आया, कुछ धन देने के लिए आया, तो उसने नादिर शाह के डर से, ब्रैकेट में सादत खान लिख लीजिएगा, तो उसने नादिर शाह के डर से आत्महत्या, नादिर शाह के डर से आत्महत्या, हाँ सादत खान आत्महत्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया, ठीक है। आत्महत्या कर लिया सादत खान, ठीक है। अब पॉइंट चेंज कीजिए, क्या दिल्ली को नादिर शाह उस जब लूटा था, ये डेट आपको कल लिखवाया था ना, 39 के आसपास जो था ना, और ये मरेगा सादत खान लगभग उसी के आसपास मरेगा, 39 के बाद ही मरेगा। इसके बाद लिखे ना सफदर जंग आएगा, इसके बाद लिख लीजिए, सादत खान की मृत्यु के बाद, सादत खान की मृत्यु के बाद सफदर जंग, सफदर जंग तथा सुजाऊ दौला, सफदर जंग, सफदर जंग, सफदर जंग तथा सुजाऊ दौला, सुजाऊ दौला, सफदर जंग तथा या सुजाऊ दौला के मध्य, के मध्य, के मध्य उत्तराधिकार, उत्तराधिकार के लिए, उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ, युद्ध हुआ, और शासक कौन बना, सुजाऊ दौला शासक बना, और सुजाऊ दौला शासक बना। एक नोट देकर लिखिए, नोट, और उसमें लिखिए सुजाऊ दौला ने 1764, सुजाऊ दौला ने 1764, 64, 1764 के युद्ध में, के युद्ध में, युद्ध में त्रिकुट सेना,
त्रिकुट सेना त्रिकुट सेना मतलब जो त्रिपार्टाइट सेना था ना, त्रिकुट सेना में था, त्रिकुट सेना का सदस्य था, लिख लीजिएगा। हाँ मतलब जो त्रिकुट सेना तीन अलग अलग था ना, उसमें से एक सुजाउदौला भी था, ठीक है ना, त्रिकुट सेना में था। और शासक और शासक कौन सा था उस समय? शाह आलम द्वितीय शाह आलम द्वितीय के साथ शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम चलाई मुहिम चलाई जिसमें बुरी तरह त्रिकुट सेना बुरी तरह त्रिकुट सेना पराजित हुई है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन इससे आया है, देखिए क्या 3 आदमी था। देखिए एक बड़ा लीडर था शाह आलम द्वितीय, एक बंगाल का मीर कासिम, और एक अवध का सुजाउदौला। ये तीनों मिल गया और तीनों मिलके ब्रिटिश के अगेंस्ट मुहिम चलाया। और आपको पता है बक्सर का युद्ध में क्या हुआ, ब्रिटिश जीत गया। अब जब जीत गया तो इन तीनों में से सबसे बड़ा राजा कौन था? शाह आलम द्वितीय। उसने क्या किया? साइन किया, संधि किया। और संधि के बाद फिर एक बार संधि होगा बाद में, है ना, वो आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन एक चीज और इसमें, आप एक चीज और क्वेश्चन इससे बना हुआ है, ये वही अवध है जब 1798 के आसपास लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि लाएगा, है ना। तो 1801 में सबसे पहली बार सहायक संधि को मंजूर करेगा, मतलब उसका पार्ट बन जाएगा। तो क्वेश्चन 3 आया हुआ है इससे। पहला, सहायक संधि कब आई? 1798 के आसपास। किसके द्वारा लाया गया? अवध इसका हिस्सा कब बना? 1801। तो ये क्वेश्चन एक बिहार एसएससी में 2017-18 में जो हुआ है ना, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, और बिहार दरोगा में भी पूछा हुआ है, और बीपीएससी में भी अलग अलग सेट में पूछा हुआ है, ठीक है ना, कि अवध ने सहायक संधि कब स्वीकृति उसकी मतलब दी। तो 1801, तो इसको लिख लीजिए आप। 1801 में 1801 में अवध ने 1801 में अवध ने 1801 में अवध ने वेलेजली द्वारा प्रारंभ सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। इसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, अवध के अंतिम शासक कौन है? वाजिद अली। अवध के अंतिम शासक नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह थे। नवाब वाजिद अली शाह थे जिसको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार कर लिया और अवध पर कुशासन और अवध पर कुशासन कुशासन का आरोप लगाकर कुशासन का आरोप लगाकर उसे अंग्रेजी क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया। अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे अंग्रेजी क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया। यही कारण था कि वाजिद अली शाह की पत्नी कौन थी? बेगम हजरत महल की पत्नी बेगम हजरत महल ने 1857 बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति को भारतीय क्या लिखें? भारतीय सैनिकों का अवध में नेतृत्व किया। अब इसमें भारतीय भी बोल सकते हैं, अंग्रेजी सैनिक भी बोल सकते हैं जिन्होंने विद्रोह किया, है ना। तो ब्रिटिश का एक भी सैनिक विद्रोह नहीं किया था। विद्रोह किया कौन था? स्टार्ट हुआ था मंगल पांडे से, है ना। और उसी समय क्या था कि जितना भी भारतीय मूल के जो सैनिक थे ना, जो 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे, तो अवध में उनका नेतृत्व कौन किया? बेगम हजरत महल। समझ में आया? चलिए आगे लिखिए। नेक्स्ट हमारा क्या है? हाँ हाँ, तो भाई साहब हम क्या लिखवाए हैं? वाजिद अली शाह लास्ट नवाब था भाई साहब। हम आपको क्रोनोलॉजी बता दिए। यहां पे इसका हुआ स्थापना 1801 में वेलेजली के समय क्या हुआ? सहायक संधि हुई। और 1856 में ये इसको कुशासन का आरोप लगा के जो लास्ट उसका शासक था कौन था? वाजिद अली शाह, है ना। तो हम क्रोनोलॉजी से ही सारा लिखवा रहे हैं। उस समय हम तो वही बोल रहे हैं भाई साहब। देखिए हम आपको 1801 में वेलेजली है, 1798 में वेलेजली लेकर आया ना। हाँ वो, और 56 के आसपास कौन है? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। क्या हम आपको बता रहे हैं? पहले समझिए, हम आपको अवध का कहानी बता रहे हैं। अवध में सफदरजंग और सुजाउद्दौला के बीच में युद्ध हुआ। उसके बाद सुजाउद्दौला आया, 64 का लड़ाई में हार गया। उसके बाद उसका तो डायनेस्टी चल ही रहा था क्योंकि ब्रिटिश को पैसा से मतलब था। उसका अंतिम शासक, बीच में बहुत सारा लोग आया होगा, उसका हमको बहुत ज्यादा जानकारी लेने का जरूरत नहीं है। उसी समय ब्रिटिशर्स का जो वेलेजली जो भाई साहब थे, उन्होंने एक सहायक संधि लेकर आई। कब? 1801 में, 1798 में लेकर आया था, इस समय लाया। लेकिन अवध क्या है, उसका हिस्सा कब बना? 1801 में बना। 1801 में जब अवध उसका सब्सिडरी अलायंस या जो आप बोलते हैं सहायक संधि साइन किया, साइन करने के जस्ट बाद क्या हुआ? इसके बाद और भी बहुत सारा इसमें चेंजेस हुआ होगा, बहुत सारा परिवर्तन रहा होगा। लेकिन उसके बाद हम लोग आखिरी शासक में आए। आखिरी शासक कौन आया? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह की बेगम कौन? उसकी बीबी बेगम हजरत महल। अब हम आपको बताए थे कि 1857 में बेगम हजरत महल क्यों लड़ेगी लखनऊ से। तो 1856 में कुशासन का आरोप देकर, है ना, जब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो लाया था ना डलहौजी, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से नहीं, कुशासन का आरोप लगाकर, और हाँ गलत आरोप लगाकर इसमें क्या हुआ? वाजिद अली शाह को पहले तो गिरफ्तार किया,
और गिरफ्तार करने के बाद क्या हुआ, उसको अंग्रेजी क्षेत्र में मिला लिया। तो बेगम हजरत महल जो थी ना, वो आक्रोश में आ गई और तब जाके लखनऊ से उन्होंने, जो भारतीय मूल के सैनिक थे जो 1857 में विद्रोही थे, उनका नेतृत्व किया लखनऊ से। पूरा का पूरा ये कहानी है। आपको लग रहा है, आप कंफ्यूज थोड़ा सा है कि 1720 में से हम डायरेक्टली 1856 में कहां से आ गए? तो ये क्रोनोलॉजी है, जो इंपॉर्टेंट तथ्य है। हाँ, क्या चीज? हम आपको वही तो बोल रहे हैं ना कि लास्ट जो वाजिद अली शाह था ना, वाजिद अली शाह को तो गिरफ्तार कर लिया, अब उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र होता, लेकिन उसका पुत्र बनता उससे पहले क्या हुआ, हड़प लिया गया। और जब हड़प लिया गया तो उसके बाद फिर नया, मतलब ये नया एक पॉलिटिक्स वहां से जनरेट हुआ। तो इसीलिए बेगम हजरत महल ने क्या किया, वहां से इसका नेतृत्व किया। ठीक है ना? थोड़ा सा देखिए, क्लास में अब एक एक डायनेस्टी के बारे में, एक एक चीज के बारे में हम लोग एक एक क्लास तो लगा नहीं सकते, क्योंकि आपका सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट करना है। तो आप ये सब स्पेक्ट्रम वगैरह में भी बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ है, अवध इतना छोटा दिया हुआ है स्पेक्ट्रम में। ठीक है ना? चैप्टर 4 निकालिएगा स्पेक्ट्रम में। चैप्टर 4 में पेज नंबर मेरे हिसाब से 69 में आपको मिलेगा, 67 से 69 में अवध वध मिल जाएगा। इंग्लिश वाला जिसके पास है, आप आराम से उसमें पढ़िएगा, क्योंकि बताने के लिए तो पूरा चीज बता सकते हैं। अगर हमको कहानी ही सुनाना रहेगा तो हम अवध पे पूरा 3-4 क्लास ले लेंगे। ठीक है ना? हम जो भी मेरा लार्ज वीडियो होता है ना, हम जो भी बनाते हैं, ऐसा बनाना हम अभी छोड़ दिए हैं, बहुत 3-3 4-4 घंटे का वीडियो बनाते थे। तो उसमें होता क्या था ना कि बच्चा लोग पैनिक में आ जाता था। कॉन्सेप्चुअल चॉक अगर आपको करना है तो आप वीडियो का लिंक भेज देंगे, आप उसमें एकदम डिटेल से आपको बताएंगे, आप उसमें देखिएगा। हम एक बनाएंगे हालांकि, नहीं नहीं, मुगल चैप्टर से, सीबीएसई के चैप्टर से हटा है। इतिहास थोड़े बदलेगा, आप सीबीएसई के स्टूडेंट थोड़े हैं। सुनिए बेटा, वो जो है ना, वो बच्चा के लिए हटा है, आप टीचर हैं। ठीक है ना? तो टीचर को सब पता होना चाहिए। बच्चा को भले कुछ बताए चाहे नहीं बताए, टीचर को पता होना चाहिए। आज आपके समय में मान लीजिए एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुआ, चैप्टर हट गया, आप तो 30 साल वहां पे जॉब करेंगे ना। 30 साल में कितना बार बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी, 10 गो नीतीश चाचा आएंगे, इनके बगल में फिर कोई आएगा, तो 10 तरह का पॉलिसी फिर चेंज होगा। तो आपको क्या करना है, सबके साथ रिश्ता बना के रखना है। आज अगर मुगल को हटा दिया गया सीबीएसई के करिकुलम से, ये बोलकर कि थोड़ा सा बल्कि हो गया है सिलेबस, कल के डेट में आपको अगर 11th-12th में आप गए हैं तो थोड़े आपको 11th-12th में ही देगा। हर सरकारी स्कूल में 11th-12th है क्या? कहीं पे भी पोस्टिंग दे देगा आपको, और 8-9 में आपको बोल देगा कि मुगल पढ़ाइए। है? समझ पा रहे हैं ना? तो अध्ययन करने का चीज जो है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जो सिलेबस से हटा दिया, जरूरी नहीं कि आप उसको मतलब छोड़ दें या स्किप कर दें। क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो सकता है। आज मुगल से क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका डाइवर्सिफिकेशन अगले साल हो सकता है कि कुछ और पूछ दे, लेकिन आपके सिलेबस का जितना पार्ट है ना, उसमें सिर्फ लिखा है मुगल। तो मुगल में शाह आलम द्वितीय भी है, अकबर भी है, अकबर द्वितीय भी है, तो सब पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है? तो इसलिए बहुत ज्यादा पैनिक होने का जरूरत नहीं है। चलिए आगे, नेक्स्ट लिखिए हैदराबाद। हैदराबाद लिखिए। स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना 1724 में होगी। स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना, स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना 1724 में होगी। किसके द्वारा? निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क। ठीक है? यह भी किसके समय होगा? मोहम्मद शाह, है ना? मोहम्मद शाह के समय होगा, ये भी लिख लीजिए आप। उसके बाद लिखिए 1725 में, 1725 में मराठा पेशवा, 1725 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम,
बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद पर आक्रमण किया, हैदराबाद पर आक्रमण किया और पालखेड़ा का युद्ध और पालखेड़ा का युद्ध पालखेड़ा के युद्ध में निजाम को पराजित कर दिया। ठीक है, पालखेड़ा का युद्ध को अंडरलाइन कर लीजिए, 3 क्वेश्चन यहां से भी बनेगा। पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ? 1725। किसके बीच में हुआ? बाजीराव प्रथम और निजाम दोनों के बीच में हुआ। पराजित कौन हुआ? निजाम। तो ये अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन इससे अभी तक पूछा नहीं है, पालखेड़ा के युद्ध से पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद लिखिए पेशवा तथा निजाम के बीच सेवगांव की संधि। सेवगांव, देवगांव कुछ भी होता है, नाम यही है ना। बहुत जगह इसको हम लोग ऐसे करके लिखते हैं, है ये चीज, मराठा लोग इसको यही बोलता है सेवगांव। ठीक है ना, लिख लीजिए सेवगांव की संधि हुई इस संधि को एक और बोलते हैं मुंगी सेवगांव। इसी संधि का नाम है मुंगी सेवगांव संधि। मुंगी सेवगांव की संधि इसको बोलते हैं, है ना, अलग नाम है, मुंगी सेवगांव की संधि भी बोलते हैं। की संधि हुई, इस संधि के तहत इस संधि के तहत मराठों ने निजाम को अपने अधीन कर लिया। मराठों ने निजाम को अपने अधीन कर लिया और चौथ तथा सरदेशमुखी और चौथ तथा सरदेशमुखी दो तरह का कर है ना। चौथ तथा सरदेशमुखी नामक कर, चौथ तथा सरदेशमुखी नामक कर लगा दिया, लिख लीजिए। एक नोट देकर फिर से लिखिए, जब 1798 में वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रारंभ की तो उसे अपनाने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद बना। अवध 1801 में बना, उससे पहले कौन बना? हैदराबाद बना। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है सहायक। अरे ये सब फेवरेट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको आ रहा है मतलब सबको आ रहा है, ये सब मार्क्स बूस्टर है।
अब इसमें एक चीज समझिए, ये जो आपका सेवगांव की संधि जो है, क्या चौथ 1/4 था, 1/4 टैक्स, ठीक है ना, और एक था 1/10 सरदेशमुखी, ये एक तरह का कर था। हम लोग मराठा जब पढ़ेंगे ना, अभी इसके बाद हम लोग जब ये सारा चीज के बाद जब मराठा कल हम लोग करेंगे और पूरा डिटेल में करेंगे, बाजीराव टू विश्वनाथ राव सब पढ़ेंगे हम लोग कल, उसमें हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि चौथ और सरदेशमुखी क्या होता था, है ना। आप बस इतना मानकर चलिए कि ये जो था ना, ये 1/4 था जितना उपज होता था उसका, और ये वाला था 1/10, बस इतना आप इसको मानकर चलिए, ठीक है। 1/10 को 10% भी बोल सकते हैं, इसको 25% बोल सकते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में परसेंट के हिसाब से पूछ देगा, तो 10% सरदेशमुखी और 25% चौथ, ठीक है। आगे लिखिए, स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद, क्या, हाँ नोट करके लिख लीजिए, स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद, हैदराबाद अभी कहां पे है, आंध्र प्रदेश में कि तेलंगाना में, ब्रैकेट में लिख लीजिए तेलंगाना, तेलंगाना ब्रैकेट में लिख लीजिए। स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद, पाकिस्तान में मिलने की इच्छा, पाकिस्तान में मिलने की इच्छा जताई, पाकिस्तान में मिलने की इच्छा जताई, किंतु सरदार पटेल ने, किंतु सरदार पटेल ने, किंतु सरदार पटेल ने, किंतु सरदार पटेल ने भारतीय सीमा को, भारतीय सीमा को, कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो के तहत, ऑपरेशन पोलो के तहत, ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को अधिकार या पर, हैदराबाद पर अधिकार, हैदराबाद पर अधिकार करने के लिए, हैदराबाद पर अधिकार करने के लिए कहा, उसे ऑपरेशन पोलो, उसी ऑपरेशन पोलो, उसी ऑपरेशन पोलो को भारतीय सेना का पहला मुहिम बोला जाता है आजादी के बाद, ठीक है ना। उसी ऑपरेशन पोलो को कहा, उसी ऑपरेशन पोलो को भारतीय सेना का पहला अभियान कहा जाता है। नहीं नहीं, उसके मतलब हैदराबाद को तो बाद में हम लोग मिलाए ना, आजादी के बाद। हाँ, ये आप एक चीज और आपको बता रहे इसमें, क्या चीज, जब हमारा देश आजाद हुआ ना, तो हमारे पास बहुत सारा संकट था। ऐसा 3-4 राज्य था जो नाक में एकदम दर्द बना हुआ था हमारा, जैसे एक था हैदराबाद, एक था जूनागढ़, एक हरि सिंह थे कश्मीर वाले, त्रावणकोर था, और ऐसा मतलब 3-4 था। तो ज्यादा हम लोग को प्रॉब्लम था यही 3 पे। बाकी सारा जो है एनेक्सेशन का जो था वो मतलब डॉक्यूमेंट साइन कर दिया था। ये 3 जो था ये किसी भी कीमत पे नहीं करना चाह रहा था साइन। जम्मू कश्मीर जो आप आज के डेट में देख रहे हैं, उस समय आजादी के बाद वहां पे कौन था, मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा था, राजा हिंदू था। हैदराबाद में पॉपुलेशन ज्यादा, हिंदू था, राजा। जूनागढ़ में क्या था, जूनागढ़ में भी राजा जो था हिंदू था और पॉपुलेशन ज्यादा मुस्लिम था। तो अगर यहां पे किसी भी तरीके से अगर हम लोग रेफरेंडम करवाते या इलेक्शन करवाते तो जनता किसके पक्ष में रहती, जनता तो पाकिस्तान के पक्ष में, मुस्लिम जनता थी, वो चाहती थी कि हम लोग उसके साथ सम्मिलित हो जाएं। इसी मतलब अभियान को करने से पहले वहां पे रजाकार की नियुक्ति हुई।
रजाकार जो है ना, वहां का जो निजाम उजाम था, जो हैदराबाद का जो मतलब नवाब था, वो किसी भी हालत में भारत के साथ जुड़ना तैयार नहीं हो रहा था जुड़ने के लिए। अब यहां पे संकट बना। अब मान लीजिए इंडिया का ये पूरा का पूरा मैप है, यहां पे कहीं हैदराबाद है, ये बोल रहा है कि हम पाकिस्तान से मिलेंगे, मतलब हमारे टेरिटरी के अंदर है और ये पाकिस्तान से मिलेंगे। यहां पे तो चलिए कहीं पे जूनागढ़ इस साइड में है कहीं, और एक है बांग्लादेश यहां पे। जम्मू कश्मीर हो रहा तो फिर भी समझ में आता है क्योंकि बाउंड्री टच हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा रिजिड हो गया था। तो इसको, जो इसका नवाब है ना, इसने अपने सेक्रेटरी को भेजा था बात करने के लिए। तो इस मामले में इनसे बात किए। पहले होम मिनिस्टर कौन थे हमारे? पटेल जी। तो इनको बड़ा इज्जत से बुलाया गया, इनसे मुलाकात की गई, इनको पान वान भी खिलाया गया इनको, और इनको बताया गया, ये लोग बोला ना कि अगर भारतीय सरकार हमारे ऊपर अगर दबाव बनाती है, किसी भी तरीके से दबाव बनाती है, तो हम लोग एक भी हिंदू को वहां छोड़ेंगे नहीं। समझ रहे हैं? तो पटेल ने इनको प्यार से बोला कि पहले बैठिए, आप बैठ जाइए, और आप आज के बाद खड़ा होकर कोई बात नहीं बोलिएगा, बैठ के भी हम उतना ही अच्छे से सुन सकते हैं। तो बोला कि हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, हिंदू को दिक्कत हो जाएगा वहां पे। तो इससे सरदार पटेल ने एक ही चीज पूछा, जब आप हिंदुओं को मरवा रहे होंगे उस समय हम क्या कर रहे होंगे? समझ रहे हैं ना, हमारी सेना उस समय क्या कर रही होगी। तो इनके पास जो जो सिचुएशन हो सकता था वो इनको बताया गया कि आपके नवाब के पास इतना जो दौलत है, उनका एक भी वारिस नहीं बचेगा, उनका पूरा दौलत हम हड़प लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, आर्मी भेज देंगे वहां पे, किसी भी तरीके से आपके ऊपर कब्जा कर लेंगे, उसके बाद आपके नवाब के पास कुछ नहीं बचेगा। तो प्यार से नवाब को बोलिए, आपको यहां से तो प्रिवी पर्स के माध्यम से हम तो पैसा देंगे ही, तो इज्जत से मान जाए। लेकिन यहां से गया और बात बिगड़ गया, और वहां पे क्या हुआ ना, इन लोग रजाकार जो बना हुआ था ना उस समय हैदराबाद में, हाँ मतलब एक तरह का सैनिक था जो हिंदुओं को बहुत मार रहा था, बहुत एक्सप्लॉइटेशन कर रहा था वहां पे। हाँ, वहां पे उसका कुछ अलग नाम था, है ना, अवामी सेना बोलते थे उसको वहां। हाँ मतलब वहां बांग्लादेश में भी, और यहाँ हैदराबाद का बात कर रहे हैं। तो हैदराबाद में क्या हुआ, जब हिंदुओं के ऊपर प्रताड़ना स्टार्ट हुआ ना, तो अंतिम निर्णय लिया गया हमारे होम मिनिस्ट्री के द्वारा, और ऑपरेशन पोलो स्टार्ट किया गया। ऑपरेशन पोलो स्टार्ट किया गया, सेना वहां पे गई और हर रजाकार को बहुत मार मारी। आज जो असदुद्दीन ओवैसी का जो AIMIM वाला जो पार्टी है ना, ये पार्टी, और वो जो थे वो भी राजघराने से बिलोंग करते हैं, ओवैसी साहब। और ओवैसी साहब उसी रीजन से रजाकार, और जो नवाब के जो मतलब कोई रिलेशन होता था ना, जो उसका सेक्रेटरी वगैरह, उनके यहाँ से आते हैं, ठीक है। असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों भाई, ठीक है ना। आज भी हैदराबाद में इनका अच्छा खासा वर्चस्व, और मुस्लिम डोमिनेशन वहां पे ज्यादा है, तो हर बार जीत कर भी आते हैं, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा हैदराबाद का कहानी। हैदराबाद जैसे ही एनेक्सेशन साइन किया, नवाबी रंग सब हट गया, उसके बाद भारत का एकदम हिस्सा हुआ। दिक्कत एक और आया जम्मू कश्मीर के साथ। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ ना कि उसको बोल रहे थे, वो साइन ही नहीं कर रहा था, और इंटरनेशनल मुद्दा ये बन चुका था तब तक, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में ये बात चला गया था, UNO में। तो भारतीय सरकार से वो हेल्प मांगा हरि सिंह, क्योंकि वहां से लाहौर से मतलब निकल चुका था सेना कब्जा करने के लिए, और क्योंकि ये अपना इच्छा जाहिर किया था कि हमको स्वतंत्र रहना है। और जिस तरीके से ब्रिटिश आर्मी बढ़ रही थी, हर जगह को तहस नहस करते हुए बढ़ रही थी, तो हरि सिंह को लगा कि भाई कुछ खत्म तो होंगे ना, अलगे अपना नौटंकी चला रहे थे कि हमको स्वतंत्र रहना है, स्वतंत्र रहना है। तो जिस जगह तक पहुंची थी ना ब्रिटिश आर्मी, वहां पे लूट, मर्डर, रेप सब चीज हो रहा है। इस चीज से हरि सिंह दहशत में आ गए और फोन लगाए भारतीय सरकार को, बोले कि हमको तत्कालिक रूप से मदद का जरूरत है। पटेल भाई साहब बोले कि आपको तो आजाद रहना था, आपको तो कीड़ा काट रहा था आजाद रहने का, और आपको जब आजाद रहना था तो बिना हम ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंटेशन के हम आपको आजाद नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको करना ये होगा कि जो एनेक्सेशन का जो डॉक्ट्राइन है ना, उसको पहले साथ उसको साइन करके भारत में मिलना पड़ेगा, तभी तो भारत बोलेगा ना। नहीं तो यूनाइटेड नेशन ने बोल देगा कि एक स्वतंत्र राज्य के ऊपर भारत कब्जा कर रहा है या ये कर रहा है, एलिगेशन लग जाएगा। तो यहां से फिर लोग गए
उनमें एक थे सैम मानेकशॉ। वो वहां पे गए, साइन वाइन करवाए, और जब पाकिस्तानी आर्मी आ रही थी ना, तो अपने सेक्रेटरी को हरि सिंह, जब रात में सोए थे ना, हरि सिंह इतना डर में थे, बोले अगर सुबह तक भारतीय सेना कश्मीर नहीं पहुंचती है तो मेरे उठने से पहले हमको गोली मार देना। बंदूक अपना दे दिए थे कि हमको उठाना उठाना नहीं, हमको गोली मार देना, क्योंकि हम उसके बाद का चीज जो है वो नहीं देख पाएंगे। लेकिन वहां पे जैसे ही एनेक्सेशन का ट्रीटी साइन हुआ, वो साइन हो गया है ना, और उसके बाद भारतीय सेना गई, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को हम लोगों ने अपने देश का हिस्सा बनाया, और उसी समय से जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। सुना होगा आपने अमित शाह को, क्या बात करते हैं, जान दे देंगे इसके लिए, है ना। क्या आप भारत नहीं जानते हैं क्या? उससे पूछा कि आप जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते क्या? इट इज आवर ऑफिशियल स्टैंड। आप लोग अक्सर बोलते हैं कि पीओके है, अक्साई चीन है, वो सब ऐसा कुछ है नहीं। आज भी हमारा ऑफिशियल मैप जो है ना, वो पीओके और अक्साई चीन दोनों के साथ आता है, ठीक है ना। ये वाला जो ऊपर का जो रीजन है ना, ये वाला, तो ये वाला हो जाता है मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये वाला अक्साई चीन। तो हम लोग तो काट के नहीं दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आज भी हम लोग जम्मू कश्मीर का पूरा एक एक मतलब जो है ना पार्ट, उसको हम लोग अपना पार्ट मानते हैं, और ये हमारे इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड है। आज नहीं तो कल उसको हम ले ही लेंगे, इसीलिए तो दिखा रहे हैं ना। अभी तक अगर डिक्लेयर कर दिए रहते कि हमको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से, आज भी क्या बोलते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वो ऑक्युपाई किया गया है, ठीक है ना, अधिकृत किया गया है, वो उसका हिस्सा नहीं है। हिस्सा किसका है? भारत का है। इसीलिए अमित शाह एकदम एग्रेसिवली बोल रहे थे जान दे देंगे इसके लिए, उसका मीम्स वगैरह ही बहुत बनता है, ठीक है ना। चलिए आगे, अब आइए कर्नाटक में। देखिए इतना ज्यादा डिटेल कोई भी मॉडर्न एक किताब में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अलग अलग किताब है, जैसे अभी हम इसमें आपको सारा चीज लिखवा दिए, कुछ आजादी के बाद का चीज लिखवाए, कुछ ब्रिटिश शासन के समय का लिखवाए, तो एक कंपाइल तरीके से आपको बता दिए कि आप कहानी समझ लें। आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, आप पढ़ सकते हैं बिपिन चंद्रा। एक किताब है बिपिन चंद्रा का मोटा वाला, उसका नाम है इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस का है, ठीक है ना, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। वो किताब अगर आप पढ़िएगा ना, आजादी के बाद का भारत, उसमें एकदम डिटेल से सारा चीज दिया हुआ है। हैदराबाद का क्या केस है, त्रावणकोर में क्या है, इतना मोटा किताब है, पढ़ने में आपको टाइम लग जाएगा। लेकिन आप अगर इंटरेस्ट अगर हिस्ट्री में आपको है तो आपको किताब को पढ़ सकते हैं। हाँ देखिए, ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन अगर रहा है तो उसमें 3-4 गो ऑप्शन रहा होगा। हम तो आपको बोले ऐसा 5 से ज्यादा राज्य था, लेकिन 4 ज्यादा सरदर्द बना हुआ था, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, एक त्रावणकोर, है ना, 4। ये 4 तो था। अगर आपको ऑप्शन इस तरीके से डायरेक्टली, मेरे हिसाब से ऐसा क्वेश्चन पूछना सही नहीं है, क्योंकि 400-500 से ज्यादा रियासत था, है ना, और हर रियासत का कुछ कुछ जो है ना वो साइन किया और उसके बाद भारत में सम्मिलित हुआ। जो बॉर्डर एरिया में था, देखिए जो भी राज्य मिलना चाह रहा है ना, उसको जहां से अच्छा ऑफर मिलेगा वहां मिल जाएगा। वो जूनागढ़ के साथ भी ऑफर था उसको अच्छा, हैदराबाद को भी कर ही रहा था, जम्मू कश्मीर को भी अच्छा ऑफर दिया था। लेकिन यहां पे दिक्कत कहां पे आई कि हर में जनता और राजा के बीच का दिक्कत था। ये जनता कहीं मुस्लिम है ज्यादा जनसंख्या में तो राजा हिंदू है, राजा अगर मुस्लिम है तो जनता हिंदू, मतलब इस तरीके से पूरा का पूरा पूरा कॉन्फ्लिक्शन था। चलिए आगे लिखिए, कर्नाटक। कर्नाटक में लिखिए, कर्नाटक की स्थापना, कर्नाटक की स्थापना सादातुल्ला खान, सादातुल्ला, सादातुल्ला खान, सादातुल्ला खान ने किया। कर्नाटक पर अधिकार करने के लिए, कर्नाटक पर अधिकार करने के लिए, कर्नाटक पर अधिकार करने के लिए फ्रांसीस तथा अंग्रेजी, फ्रांसीस तथा अंग्रेजी, फ्रांसीस तथा अंग्रेजी
आपस में लड़ रहे थे और इनके मध्य 3 युद्ध हुए। 3 युद्ध हुए। 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध कब हुआ, लिखिए। पहला प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध 2 साल तक चला। आपको लास्ट क्लास में हम बताए थे ना, 2, 5 और 7। ये आपका कब से है, 46 से 48। 46 से 48, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा कब हुआ, उसके बाद एक लास्ट कब होगा, 56 से 63, है ना। हाँ सब लिखवा देंगे, 56 से 63 ये आप लिख लीजिए, पहला लिख लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। बात 1746 से 1748 के बीच में हुआ, इसका टाइम लिख लीजिए। उसके बाद लिखिए इस पे, इस युद्ध का कारण इस युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया, हाँ पहला में, इस युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर था। उत्तराधिकार को लेकर, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुआ। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुआ। दिया मतलब फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुआ। ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार का युद्ध, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध कौन सी संधि से खत्म हुआ, एक्स ला चैपल इंग्लिश में बोलते हैं और सापेल बोलते हैं हिंदी में, तो एक्स ला सैपल, एक्स ला सैपल एक्स ला चैपल, ई से भी होता है, लिख लीजिए इसको, एक्स ला सैपल की संधि से समाप्त हुआ। ठीक है, बहुत बार इसको एला शापा की संधि भी बोलते हैं। एला शापा की संधि, इसको भी ब्रैकेट में लिख लीजिए, एला शापा, एला सापा, एक्सला चैपल की संधि को एला शापा की संधि भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा लिखिए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 49 से 54। उनचास से 54, 1749 से 1754। इस युद्ध का कारण फ्रांसीसी गवर्नर क्या नाम था, डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का महत्वाकांक्षी हलचल होना था। ये बेसिकली ये बोल रहा है ना कि देखो, जब आपको हम बताए थे ना कि जब 1742 के आसपास जब डुप्ले आया, तो डुप्ले क्या किया ना, पूरी तरीके से फ्रेंच को अपना क्या करना चाह रहा था, उसको मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल बनाना चाह रहा था। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सहायक संधि का जो बात किया है वो किया है वेलेजली, लेकिन उससे पहले भी
जो गुट बनाने का जो परंपरा है ना इंडिया में, वो भाई साहब लेकर आए हैं डुप्ले। और ये क्या कर रहा है ना, ये आसपास का जितना भी राज्य है ना, इसको प्यार से नहीं तो जबरदस्ती पावरफुल होने के बाद सबको अपने में मिला रहा है। और इससे हो क्या रहा है कि ब्रिटिशर्स का जो इंटरेस्ट है ना वो डिक्लाइन कर रहा है। ब्रिटिशर्स इससे परेशान हो रहा है क्योंकि ये किसी के साथ भी संधि कर ले रहा है, किसी के साथ भी कुछ। तो अगर कोई मान लीजिए पावरफुल व्यक्तित्व है और वो आसपास के एरिया में अगर किसी भी तरीके से अपना गुट बना रहा है तो सामने वाले से क्या होगा, थोड़ा सा तो कन्फ्लिक्शन हो जाएगा ना। तो वही चीज हुआ। तो डुप्ले यही चीज कर रहा था। डुप्ले के दिमाग में एक ही चीज था कि फ्रांस को हम लोग क्या करेंगे, पावरफुल बनाएंगे। अब जब एक विदेशी शक्ति पावरफुल बनेगी ना तो दूसरा ऑटोमेटिकली इनसिक्योर हो जाएगा। ये लगा फोर्टिफिकेशन करने पूरी तरीके से। जैसे एक नॉर्मल सा चीज समझिए, मान लीजिए आपके पड़ोसी से आपका तनाव है ना, और आपसे बातचीत एकदम बंद है ना, वो आपको कभी कुछ कर रहा है परेशान ना आप उसको कर रहे हैं। और कल वो क्या किया, अपने घर पे एक ले आया तोप, कुछ कर नहीं रहा है, बस एक तोप खरीद के ले आया और उसको अपने गेट के बाहर रख दिया। कुछ नहीं किया, वो बस एक तोप खरीदा और लाके वो रख दिया। आपको क्या लगेगा, वो आपसे बात भी नहीं कर रहा, आपकी तरफ देख भी नहीं रहा है, लेकिन आप क्या हो जाइएगा, इनसिक्योर हो जाइएगा कि ये बेटा लेके आ गया है, किसी दिन चला भी तो सकता है। दिमाग में एक डर हो जाएगा ना कि आज लेके आया है, कल चला दिया तो उसको बैलेंस करने के लिए आप क्या कीजिएगा, आप भी अपना सिक्योरिटी देखिएगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं शक्ति का संतुलन, जिसको इंटरनेशनल रिलेशन, जब अंतरराष्ट्रीय संबंध आप पढ़ते हैं ना, तो अंतरराष्ट्रीय संबंध में इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पावर। आप अगर कमजोर हैं, दूसरा ज्यादा अगर स्ट्रांग है, शक्तिशाली है, तो आप क्या कीजिएगा, अपने जैसा किसी के साथ समझौता करके और स्ट्रांग बनने का व्यवस्था कीजिएगा। इसी को बोलते हैं शक्ति का संतुलन। और आज यही होता भी है। थोड़ा सा टॉपिक से हम हट रहे हैं। इंडिया, चाइना, देखिएगा चाइना क्या कर रहा है, अलग अलग देश के साथ भारत को काउंटर करना चाह रहा है। श्रीलंका से अच्छा संबंध बनाना चाह रहा है, पाकिस्तान से अच्छा संबंध बनाना चाह रहा है। और पाकिस्तान एक साइड है, जैसे अगर यहां पे आप देखिएगा, इस साइड पाकिस्तान है, यहां पे श्रीलंका है ना, और मालदीव्स में भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो भारत को तो इधर से ऐसे करके घेरने का प्रयास कर ही रहा है। मान लीजिए अगर कल के डेट में एक मिलिट्री बेस यहां बना देगा, हम्बन टोटा यहां पे उसका ऑलरेडी है ही, और पाकिस्तान में भी यहां पे है, तो अगर इन तीनों जगह पे वो अपना मिलिट्री बेस बना लेगा, तब तो भारत तक उसका रीचनेस पूरा जल्दी हो जाएगा ना, भारत तक उसका क्या हो जाएगा, पहुंच जल्दी हो जाएगा। तो सेम चीज चाइना भी कर रहा है, मतलब इंडिया भी कर रहा है। जापान के साथ उसका अच्छा संबंध बना रहा है, साउथ कोरिया के साथ अच्छा संबंध बना रहा है ना। उसके बाद आप देखिएगा पूरा का पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ मतलब जो ईस्ट एशिया में 10 देश है ना, 10 देश, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इन सब से भी भारत का संबंध बहुत अच्छा है। क्या चीज, देखिए आपको यहां से बैठ के लग रहा है कि प्रधानमंत्री कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन वहां के लोगों का इंटरेस्ट भी ये चीज होता है कि आप किस तरीके से अपना पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं। आज अगर हम एग्रेसिव डिसीजन ले लें, मान लीजिए कि हम एग्रेसिव आपकी बात पे एकदम मोदी जी को फोन लगा दिए कि भाई साहब को दिक्कत है, तो आपको 2 जिला जो लिया हुआ है ना, आप उसको पूरा, या तो पूरा चाइना का एरिया को और तिब्बत को भी आजाद करवाइए। मान लेते हैं ऐसा हम लोग कर दिए, चाइना सबसे पहले इंडिया के लिए अपना एक्सपोर्ट को रोक देगा। और चाइना अगर इंडिया के को जो वो सस्ता सस्ता माल जो भेजता है ना, हर चीज कपड़ा से लेके हर चीज जो भेज रहा है, सबसे पहले वो रोकेगा। उसको लॉस जरूर है, लेकिन भारत में उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहां पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाएगा। अमीर आदमी तो आईफोन ले लेगा, मिडिल क्लास आदमी सैमसंग में शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन भाई साहब ओप्पो वीवो वाला आदमी भी तो है, गरीब आदमी, वो क्या करेगा, फिर उसको मजबूरी में कौन सा लेना पड़ेगा, सैमसंग। प्राइस कैपिटा किसका, सैमसंग का ओप्पो वीवो से तो ज्यादा है, तो उसको मिल पाएगा क्या वो चीज। तो हम लोग हर चीज को एग्रेसिवली नहीं देखते हैं। चाइना जो गलवान वाला जो रीजन में जो हुआ था नौटंकी, आपको क्या लगता है भारत कुछ नहीं किया क्या? भारत जो है ना, इंडियन नेवी लगा के रखा हुआ था,
कहां पे? मलक्का का स्ट्रेट में। स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहां पे है? इंडोनेशिया वाले पास है ना, आइलैंड जो है जावा आइलैंड। अब एकमात्र रास्ता है चाइना के लिए कि वो अपना जो भी ट्रेड करेगा ना, वो चाहे भारत से हो, एशिया से हो, या यूरोप या अफ्रीका से हो, उसको अपना माल किधर से लाना पड़ेगा? स्ट्रेट ऑफ मलक्का। और बेटा इंडियन नेवी जो है ना, इंडियन ओशन में सबका बाप है। इंडियन नेवी को इंडियन ओशन में काउंटर करना मतलब पानी में मगरमच्छ से लड़ाई करना। इंडियन ओशन में बहुत पावरफुल है। तो इंडियन नेवी क्या किया, उस एरिया में लग गया। एक दिन में उसको 5,000 करोड़ 7,000 करोड़ का लॉस हो रहा था, उसके ट्रेड सिर्फ टाइम पे जगह पे नहीं पहुंचने की वजह से। 10 दिन लगाए तो 50,000 करोड़ का उसको लॉस हुआ। लास्ट में गलवान से उसको भागना पड़ा। तो आप डिप्लोमेसी में रहते हैं, आप किसी एक के साथ संबंध बहुत ज्यादा खराब नहीं कर सकते, जबकि हमको पता है कि घर द्वार मेरा चल उसी से रहा है। क्योंकि हमारे देश का जनसंख्या कितना है? 140 करोड़। 140 करोड़ लोगों के लिए कपड़ा एक कंपनी के लिए बनाना, भारतीय मूल के कंपनियों के लिए बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अभी कोरोना जो था ना, आप देखिएगा इंडिया में मास्क का पूर्ति नहीं हो पा रहा था। मास्क जो हम लोग ले रहे थे ना, उसका पूर्ति हो पा रहा था क्या? सैनिटाइजर नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे स्थिति में क्या है, अगर चाइना सपोर्ट नहीं करता तब तो दिक्कत हो जाता। तो हर पहलू को देखना जरूरी होता है। ये चीज आप मानकर चलिए। देखिए हम चाइना के पक्ष में नहीं है। अरे वो तो सुनिए सुनिए, देखिए हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अध्ययन करने का जरूरत है, लेकिन हम लोग आरोप लगाते हैं ना। इंटरनेशनल संबंध जो होता है ना, आपको हम लास्ट दिन भी बताए थे, इंटरेस्ट के ऊपर होता है। भले वहां से निकला, कौन सा जगह था, वुहान से वो निकला। अब इसमें बहुत सारा इंटरनेशनल रिपोर्ट है, बहुत सारा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है कि चाइना एक बायो वेपन बना रहा है जिससे वायरस निकला। लेकिन ये बात सही है कि कोरोना का ट्रेसेस हम लोग को चमगादड़ से मिला है। अब आप बोलेंगे भाई साहब आप चमगादड़ क्यों खा रहे हो? तो वहां पे फूड का सिक्योरिटी का दिक्कत है, जनसंख्या बढ़ा हुआ है। चाइना कीड़ा मकोड़ा इतना सारा चीज क्यों खाता है? क्योंकि खाने का चीज जो है ना, ये तुरंत रेप्लिकेट करता है। एक कीड़ा कल 100 कीड़ा में बदल जाएगा, लेकिन आपको धान उगाने के लिए कम से कम 3 महीना मिनिमम टाइम चाहिए। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा ना, तो खाद्य संकट भी बढ़ेगा। तो आने वाला समय में भारत में पहले मछली ही खाते थे हम लोग, समुद्री फूड जो था ना सिर्फ मछली खाते थे, पता है ना आपको। आज के डेट में केकड़ा भी खा रहे हैं, ऑक्टोपस भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं। हमारा ये सारा चीज स्विच किया है। और स्विच करने का मेन रीजन क्या है? हमारा खाद्य संकट जब तक रहेगा, और खाद्य संकट हो रहा है जनसंख्या की वजह से। जहां कहीं पे भी जनसंख्या अनियमित तरीके से बढ़ेगा ना, तो वहां पे एग्रीकल्चरल फूड क्रॉप आप बहुत ज्यादा नहीं खा पाएंगे। इसीलिए चाइना ये चीज खाता है, क्योंकि वो क्या है, एक से दूसरे दिन में तुरंत एकदम हजारों की संख्या में हो जाता है, क्वांटिटी उसका बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए है। चलिए आगे लिखिए। टाइम हो गया है क्या? है 10 मिनट अभी, इसको लिख लीजिए। दूसरा जो है, दूसरा लिखे, कौन सा संधि से खत्म हुआ था? पौंडीचेरी। पौंडीचेरी की संधि से 1755 में हुआ। 54 के बाद ही होगा ना, 54 के बाद संधि हुआ, 1 साल के बाद। द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पौंडीचेरी की संधि से 1755 में 1755 में संपन्न हुआ। ठीक है, चलिए लास्ट लिखिए। पौंडीचेरी की संधि से संपन्न हुआ, हाँ 1755 में हुआ। देखो बहुत सारा किताब में 54 भी मिलता है, लेकिन 54 में युद्ध ही हुआ था, है ना। 1 साल का अंतर रहता है। बहुत सारा किताब में 55 मिलता है, कुछ कुछ संधि उसी साल हो जाता है, कुछ कुछ अगले साल होता है ना। तो इसलिए आप 55 इसमें मानकर चलिए, 55 में हुआ और इसी के साथ संपन्न हुआ। चलिए तीसरा लिखिए तो, तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध। तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, इसका समापन कब होगा? 63 में।
56 से स्टार्ट होगा और 63। 56 में जब स्टार्ट हुआ तो बहुत बड़े पैमाने पे नहीं था, 56 में लेकिन स्टार्ट हो चुका था और धीरे 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 63 तक ये लड़ाई लड़ा जाएगा। तो मतलब 56 से आप 63 लिख लीजिए इसमें। तृतीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण यूरोप में चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध को माना जाता है। यूरोप में चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध को माना जाता है। ठीक है, युद्ध को माना जाता है, यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध को माना जाता है। और तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के साथ संपन्न होती है। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के साथ समाप्त या संपन्न होती है। नोट दे के लिखिएगा, एक नोट दे दीजिए। 1760 का वांडीवास का युद्ध, 1760 का वांडीवास का युद्ध तृतीय कर्नाटक वार या तृतीय कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था, है ना। 1760 में जो हुआ था वांडीवास का युद्ध कर्नाटक वार या तृतीय कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था। पेरिस की संधि कब हुई? क्या? हाँ, ये संधि 1763 में हो जाएगा। पेरिस की संधि 1763 लिख लीजिए ब्रैकेट में। ये यहां पे डेली क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है, इतना साउंड कहां से आ रहा है। एक और मैसूर कर लेते हैं कल फिर हम लोग। अच्छा, मैसूर थोड़ा सा बड़ा है, अच्छा रहने दीजिए, कल ही करेंगे हम लोग। सुनिए, एक चीज आपको और बता रहे हैं, आज जितना हम लोग जो भी चीज पढ़े हैं ना, हैदराबाद, अवध, आपका कर्नाटक, अगर आपके पास स्पेक्ट्रम है, नहीं भी है स्पेक्ट्रम तो कोई बात नहीं, बिपिन चंद्रा होगा। बिपिन चंद्रा है भाई मेरे। आप एक रेफरेंस बुक रखिए ना अपने पास। ब्रजेश जी, ये क्या हो रहा है, मतलब ये डेली डेली ड्रिलिंग, कुछ ज्यादा ही ड्रिलिंग हो रहा है भाई। सुनिए, आज आप क्या कीजिएगा ना, स्पेक्ट्रम आपके पास अगर है, स्पेक्ट्रम है, किस किस के पास है स्पेक्ट्रम? जिनके पास नहीं है प्लीज खरीद लीजिए, लूसेंट से और एनसीईआरटी से होने वाला नहीं है, ठीक है ना। अभी तक 3 बार आप एनसीईआरटी और लूसेंट पढ़ चुके हैं, मेरा बात प्लीज मानिए। एक स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा ले लीजिए। अगर बिपिन चंद्रा का पुराना वाला एनसीईआरटी है आपके पास, पुराना वाला, तो उससे भी काम चल जाएगा। आपको 11-12 वालों को एनसीईआरटी ही पढ़ाना है ना, टीचर बनने के बाद। तो अगर स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा एग्रेसिव नॉलेज आपके पास इन सब टॉपिक्स का हो जाएगा। तो अभी भी जैसे कुछ भी बात आप लोग बोलते हैं ना बिना सर पैर का, तो स्पेक्ट्रम वगैरह या बिपिन चंद्रा पढ़ लेंगे तो आपको जब भी आप बात करेंगे ना मॉडर्न हिस्ट्री में, तो आपके बात में वजन होगा, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से क्रोनोलॉजिकली दिया हुआ है। तो सिर्फ लूसेंट इज ऑल अबाउट फैक्ट्स, इसमें चुन चुन के फैक्ट्स लिख दिया है, आपको पीछे कहानी पता नहीं है, इसीलिए आपको हिस्ट्री बोरिंग लगता है। हिस्ट्री बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप सारा कहानी, अब जैसे कर्नाटक युद्ध हम आपको फैक्ट तो लिखवा दिए, कल हम कर्नाटक युद्ध का रीजन बताएंगे आपको, ठीक है ना। चंदा साहेब कौन है, ये कौन है, सब बता देंगे। उसमें थोड़ा टाइम हम लोग को लगेगा। ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी क्या कर रहे थे ना, दो अपना अपना उत्तराधिकारी चुन रहे थे। वो अलग अलग दोनों थे, एक चाह रहा था ये बने, दूसरा चाह रहा ये बने, और इसी को लेकर क्या हुआ ना, युद्ध का वो युद्ध स्टार्ट हुआ। समझ पा रहे हैं आप? हर आदमी चाहता है कि मेरा जो राजा बने ना वो मेरे इंटरेस्ट को फुलफिल करे। ब्रिटेन भी वही चाह रहा था और फ्रांसीसी भी वही चाह रहा था। एक चंदा साहब के सपोर्ट में था, दूसरा किसी और के सपोर्ट में था। तो ऐसे करके हो क्या रहा था,
यहीं से एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ और उसके बाद युद्ध बना। तो ये सारा चीज आपको बिपिन चंद्रा में दिया हुआ है। और बिपिन चंद्रा ज्यादा नहीं, इतनी पतली किताब है मॉडर्न की, आप उसको पढ़िए टॉपिक वाइज, जैसे हम लोग जो जो कंप्लीट करते जा रहे हैं ना, आप उसको पढ़िए। 10 से 15 मिनट लगेगा आपको पढ़ने में हिंदी में, 10 से 15 मिनट, लेकिन आपके दिमाग में एक छवि आ जाएगा। कुछ कुछ उसमें डेट दिया हुआ रहेगा, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। तो सिर्फ लूसेंट का सहारा छोड़िए, नहीं हो पाएगा नहीं तो, ठीक है ना। लूसेंट छोड़ के आप इसको पढ़िए, हम नहीं बोल रहे, इसको बार बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए, क्योंकि इसमें डेटा है, फैक्ट्स है, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड भी जानिए। कल के डेट में टीचर बनने के बाद बच्चों को आप क्या कहानी सुनाइएगा? बच्चा तो पहला ही दिन से क्लास नहीं करेगा। आप लिखवा दिए 1740 1748 लिखवा दिए, तो इंटरेस्ट कैसे होगा? उसके बैकग्राउंड को जानने से। चलिए अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे, है ना। विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास।